कि वास्तविक आभासी गहराई को हम लोग स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं और वास्तविक गहराई को कैपिटल एस से। तो अगर हमें इस आभासी गहराई का मान निकालना होगा तो एच बराबर क्या होगा, वास्तविक गहराई बटे द्रव का अपवर्तनांक ना। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, कहीं अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इसी फार्मूले से लगाएंगे। ठीक, आगे आ जाओ। यहाँ देखिए अपवर्तनांकों के बीच संबंध। ठीक है, चलिए अपवर्तनांकों के बीच संबंध के बारे में बात करते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए अब यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा ये माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है, ये वायु है। और ये क्या आपका, ये मान लेते हैं आपका ग्लास है, यानी ग्लास मतलब होता है कांच। ठीक है, आप ध्यान से देखो कि जब प्रकाश वायु से किस में आएगा, ग्लास में, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे कि ANG। ठीक है, लेकिन जब ग्लास से वायु में जाएगा तब ये GN हो जाएगा। ठीक है, चलो अब स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है कि जब हम लोग वायु से ग्लास में आएंगे तो स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, साइन I बटे साइन R बराबर ANG। ठीक है, दूसरे में क्या है, जब उलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन R बटे साइन I बराबर क्या, GNA। अब इन दोनों का आपस में गुणा करो तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा GNA गुणे ANG। ठीक है, और जब गुणा करेंगे तो ये पूरा कट के कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देख लो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, जब ये 1 आ जाएगा तो इसको अगर इसके बटन में भेजेंगे तो हमें यही मिलेगा। यानी ये एक अपवर्तनांकों में संबंध हो गया कि जब प्रकाश क्या हो रही है, अगर आपको दे दे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और तो पूछेगा कांच के सापेक्ष वायु का बताओ, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताओ। अब आगे आ जाओ। इसी प्रकार अगर 3 माध्यम है तो देखो प्रकाश पहले किस में जाएगी, 3 माध्यम का मतलब क्या, वायु हो गया, ग्लास हो गया और क्या, जल हो गया, यानी वाटर हो गया। तो यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि जैसे ही प्रकाश क्या होगी, वायु से किस में जाएगी, ग्लास में जाएगी। ठीक है, फिर ग्लास से जल में जाएगी और फिर जल से किस में आएगी, वायु में आएगी। तो देखो इसी प्रकार हम इन तीनों में भी रिलेशन दिखा सकते हैं और इस पर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो उसके बारे में और आगे पढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। चलो देखो क्वेश्चन देखो। ठीक है, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो जल में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यदि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो जल में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग इतना है तो जल में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो जल में कितना होगा, चलिए आते हैं, आगे आ जाओ। देखो C का मान तो दिया हुआ है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें देखो N का भी मान दिया हुआ है 4/3। ठीक है, यानी अपवर्तनांक इसका दिया है 4/3। तो आपको जब निकालना होगा N का मान, तो N बराबर क्या होगा, C/V होगा। तो V बराबर क्या होगा, V बराबर होगा C/N और C का मान है 3 × 10⁸ बटे कितना, 4/3। जब ये उल्टेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिरिक्के 9 हो जाएगा। तो 9 बटे कितना, 4 × 10⁸। तो आपका आंसर कितना आएगा, भाग देने पर आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया। एक बार देख लो अच्छे से कि अगर प्रकाश के चाल अपवर्तनांक दिया हो तो हमें किसका मान निकालना है, स्मॉल एन का, तो स्मॉल भी का, तो हम लोग फार्मूले से स्मॉल भी का मान निकाल देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे कांच तथा जल के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लो ध्यान से, कांच तथा जल के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं। पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। तो दिया क्या है, यहाँ पे देख लो, आपको दिया है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यहाँ पे देख लो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और यहाँ पे अरे कांच के सापेक्ष वायु का है और ये जल के सापेक्ष वायु का है। तो यहाँ पे जल के सापेक्ष वायु का कितना है 4/3 और कांच के सापेक्ष का 3/2। तो चलो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, जो हम लोग ये वाला फार्मूला। तो देखिए फार्मूला क्या है, WNG बराबर ANG/ANW। ठीक है, दोनों का मान रख दीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 9/8 आएगा। ठीक है, चलो आगे। प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं। ठीक है, चलो अब अपवर्तन जो प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं उस पर कुछ घटनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये घटनाएं कौन सी हैं आइए देखते हैं। चलो देखो ध्यान से, पहला है रात्रि में तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तो देखो रात्रि में जो तारे टिमटिमाते हैं उनका मेन कारण क्या है, अपवर्तन है। और टिमटिमाने का जो कारण है वो आपका ताप पे निर्भर करता है। उनका ताप जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए वो आसमान में हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहीं एग्जाम में पूछ ले कि तारों का रात्रि में टिमटिमाना किस कारण पर आधारित है, यानी किस घटना पर आधारित है, तो किस घटना पर आधारित होगा, ये आपका है अपवर्तन पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से पहले, यानी सूर्य का निकलने से पहले और डूबने से पहले, ठीक है, क्या दिखाई देना, लाल दिखाई देना या सिंदूर कलर का दिखाई देना, ये है। तो चलो बच्चों जानते हैं कि जो सूर्य होता है वो डूबते और उगते समय कैसे आपको लाल दिखाई देता है, ठीक है, या फिर कैसे आपको सिंदूर कलर का दिखाई देता है। चलो बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कलर में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, यानी रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो आपका लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल रंग का। और हम ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो हमें दूर से ही दिखाई देगा। कहाँ से दिखाई देगा, दूर से दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो 7 कलर होते हैं जिनका नाम है विवग्योर। क्या नाम है, विवग्योर। तो बैगनी होता है, इंडिगो होता है और ब्लू होता है, ठीक है, ग्रीन होता है, येलो होता है और ऑरेंज होता है और फिर रेड होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वायलेट जो होता है वो ज़्यादा फैल जाता है और हमें दूर से दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए सूर्य जो होता है, पृथ्वी का आकार जो होता है कुछ चिपटा हुआ है, यानी बीच में दबा हुआ है, किनारों पे फैला हुआ है। तो अब ये बताओ कि जब शाम को सूर्य डूबेगा और उगेगा तो हमारी निगाहों से क्या होगा, बहुत दूर होगा। और जब ज़्यादा दूर होगा तो रिफ्लेक्शन के कारण केवल हमें लाल रंग ही हमारे आंखों तक पहुंच पाएगा, बाकी कलर रास्ते में आते आते क्या हो जाएंगे, गायब हो जाते हैं। तो इसलिए जो सूर्य होता है वो उगते और डूबते समय में कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ये भी अपवर्तन का ही कारण है। किसका कारण है, ये अपवर्तन का कारण है। चलिए नेक्स्ट देख लो, पानी से भरा तालाब
अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। हाँ, देखिए ये भी अपवर्तन का कारण है कि हम लोग देखते हैं कि जो पानी का तालाब होता है और जो पानी का बना होता है टंकी, उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो टंकी का जो तल होता है वो हमें जैसे लगता है ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। तो ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। या तो आप जल में, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप जल में एक पेंसिल डाल दीजिए तो आप देखेंगे कि जो पेंसिल होगा वो थोड़ा टेढ़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। कैसा होगा? हाँ, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो जब मुड़ा हुआ प्रतीत होगा तो ये भी अपवर्तन का ही एक कारण है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा, इसमें से मैंने 5-6 घटनाएं आपको बता दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर इसे क्रांतिक कोण पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग फिगर की बात करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा फिगर है। ठीक है, तो इस फिगर में देखो हम लोग 3 कंडीशन यूज किए हैं। दिख रहा है? हाँ, देख लो। और नीचे आपका विरल माध्यम है, नहीं सॉरी, ऊपर विरल माध्यम है, नीचे आपका कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम दिख रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब देख लो ध्यान से कि जब प्रकाशीय किरण नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ना, यानी देख लो कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी हो सकता है जब प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अविलंब से दूर हटेगी कि पास आएगी? अविलंब से दूर हटेगी ना। हम लोगों ने यही पढ़ा है कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से थोड़ा दूर हट जाता है। ठीक है, अविलंब से क्या होता है? थोड़ा दूर हट जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग अपवर्तन के नाम से जानते हैं। तो चलो थोड़ा केस और स्टडी करके तब आगे की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले केस में क्या है कि सघन माध्यम से प्रकाशीय किरण निकली यहाँ पे और फिर वो विरल माध्यम में जैसे ही प्रवेश की अविलंब से देखो थोड़ा दूर हट गई है। ठीक है, चलो हम लोग आई का मान थोड़ा और बढ़ाते हैं नेक्स्ट केस में। तो जैसे ही आई का मान थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये जो हमारी अपवर्तित किरण है वो देखो ये जो आपका मुख्य अक्ष है उसके समांतर हो जा रहा है। इसका मतलब विलंब और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन जा रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि जैसे ही आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो एक विशेष आपतन कोण पर आर का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे जो आई होता है, यानी आई का मतलब क्या? आपतन कोण, वो आपका क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, किसके बराबर हो जाता है? क्रांतिक कोण के। अब ध्यान से देखो तीसरे केस में, सबसे इंपॉर्टेंट केस, कि अगर आई का मान, यदि आई का मान थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो प्रकाशीय किरण जो होती है वो क्या होती है? टकरा कर सघन विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ें? हम लोग यहाँ पे 3 स्थितियाँ पढ़ें। ठीक है, पहला क्या कि प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगी तो अविलंब की ओर थोड़ा हट जाती है। ठीक है, दूसरा केस ये है कि जैसे आपतन कोण का मान अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो आई बराबर, जैसे ही आर का मान 90 डिग्री होता है तो आई जो होती है वो सी के बराबर हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं कि जैसे ही हम लोग ये प्रकाशीय किरण डालते हैं सघन माध्यम में आई का मान बढ़ा के, तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि ये किरण जो होती है वो विरल माध्यम में न जाके सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूरा का पूरा परावर्तित हो जाती है किरण। देख रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ देखिए 3 कंडीशन है। इस केस में आपका क्रांतिक कोण का मान अधिक है, इस केस में क्रांतिक कोण का मान आई के बराबर है, इसमें
कि आई का मान यहाँ पे सी से बहुत अधिक है। तो यहाँ पे देख लो कि एक विशेष आपतन कोण पर अगर आर का मान 90 डिग्री होता है तो आपका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण में बदल जाता है। ठीक है, डिफिनेशन पढ़ लो। देखो यहाँ पे कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण सम कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देख लो, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण सम कोण के बराबर हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। चलो इसका फार्मूला देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा। फार्मूला ये होगा कि जब प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो यहाँ पे n बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन आर बटे साइन आई। ठीक है, अब ये देखो कि जब आई का मान सी के बराबर होता है तो आर कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। रखते हैं, देखो तो ये हो जाएगा n बराबर साइन 90 डिग्री बटे साइन सी। ठीक है, अभी बताओ साइन 90 का मान कितना हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का मान जो होता है वो आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ये बताओ n बराबर कितना हो गया, 1 बटे साइन सी। ये देख लो, ये आपका क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये आपका क्या है, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन सी बराबर 1/n। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यानी साइन इधर से उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाता है बटे n। अब यहाँ पे ये फार्मूला आपको मिल गया। और ये कौन सा फार्मूला है आपका है, ये फार्मूला है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध है। ये क्या आपका क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है, शर्तें। चलो, अगर अपवर्तन की शर्तों के बारे में बात करें, यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तन की शर्तों के बारे में बात करें तो पहली शर्त तो यही है कि प्रकाशीय किरण जो होगी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ही जानी चाहिए। अगर सघन से विरल में जाएगी तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, सेकेंड कंडीशन क्या है कि प्रकाश का जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यानी जो आपतन कोण का मतलब आई का मान है वो सी से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। तो अगर हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डिफिनीशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि जब हम लोग आई के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो कि प्रकाश की एक स्थिति में यदि आपतन कोण का मान, ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब आई का मान सी से अधिक होगा। ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, यानी उदाहरण क्या है। तो उदाहरण में देख लो, पहला पॉइंट है रेगिस्तान में मरीचिका कैसे बनता है। ठीक है, चलिए मरीचिका का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा हाई स्कूल में, कि जब हम लोग पढ़े होंगे वहाँ पे तो हमने बताया था कि मरीचिका कैसे बनता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये बनता है नहीं, बस एक आभास होता है, हमें दिखाई देता है। ठीक है, एक्चुअली में होता है नहीं, केवल ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम लोग जब दोपहर में घर से निकलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि रोड पे हमें पानी चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, रोड पे क्या होता है, हमें पानी चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम लोग पास पहुँचते हैं वो पानी क्या होता है, गायब हो जाता है।
ठीक है। तो रोड पे जो पानी हमें दिखाई देता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। तो और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं, और इसे भ्रम भी कहते हैं, मतलब भ्रम होता है ये। और ये रेगिस्तान में जैसे बालू वालू में बहुत तेज़ी से बनता है, बालू में चमकता है बालू, तो बालू पे जब प्रकाशीय किरणें बनती हैं तो वो पानी जैसा दिखाई देती हैं, चमचमाती हैं, ठीक है। ठीक, आगे देखो, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना। नेक्स्ट है जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना, ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। और यहाँ पे देखिए, अगर कांच में दरार पड़ जाए तो जैसे दरार पड़ती है आप लोग देखते होंगे कि दरार पे जैसे ही प्रकाश पड़ता होगा वो आपको एकदम चमकता हुआ आपकी आंखों पे दिखाई देता है। तो ये भी आपका क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रकाशी तंतु, और एक और है आपका हीरे का चमकना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हीरा कैसे चमकता है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जब हीरे पे प्रकाशीय किरण पड़ती है तो वो क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से चमकने लगता है, क्योंकि हीरे में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तभी जो प्रकाशीय किरणें होती हैं वो उसमें चमकती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सेकेंड यूनिट, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। तो हमारा ये जो चैप्टर है प्रकाश का वो खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको आगे अपना न्यू चैप्टर पढ़ना है जो थोड़ा अलग है पीछे वाले चैप्टर से, ठीक है। अभी ये जितना आप लोग पढ़े हैं वो सारा का सारा आपको कहाँ से मिलता जुलता प्रतीत हो रहा है, सब आपका हाई स्कूल से बना है, ठीक है। यानी ये हाई स्कूल का पिछला चैप्टर है जो आपको यहाँ से मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।